मैथ्स मतलब पवन सर अपना यूट्यूब चैनल और डेली की प्रतिदिन की तरह आज भी अपने वीडियो के माध्यम से और अपना चैप्टर जो चल रहा है नाव और धारा और टॉपिक हम लोग का चल रहा है टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो उसी में आज हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये आपका नंबर है 7858802889 जिस पे आपको डाउट भेजते रहने हैं। कृपया करके आप अपने डाउट जरूर भेजिए, जैसा भेज रहे हैं तो उसका डाउट सेक्शन भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आते हैं आज के पहले सवाल में। पढ़ते हैं सवाल कि नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत d किलोमीटर दूरी तय करके वापस उसी बिंदु तक 5 घंटे 15 मिनट में पहुंच जाता है। सवाल में कहा कि माइनस में d किलोमीटर गया और प्लस में d किलोमीटर आया। एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत d किलोमीटर दूरी तय करके वापस मतलब d किलोमीटर गया धारा के विपरीत और वापस जब लौटेगा तो इधर से गया माइनस में तो उधर से आएगा प्लस में और कितना दूरी तय करेगा तो वही d किलोमीटर जो पहले तय किया था। तो आने और जाने में कुल समय लग गया 5 घंटा 15 मिनट। ये पहला स्टेटमेंट है। फिर कहता है वह धारा के विपरीत 2d किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तैर सकता है। फिर वह बोला कि माइनस में अगर 2d चलेगा तो टोटल 7 घंटा लगेगा। माइनस में अगर 2d चलेगा तो 7 घंटा लगेगा। माइनस में 2d किलोमीटर चलेगा तो 7 घंटा लगेगा। तो माइनस में अगर d किलोमीटर चला 2d चलता है तो 7 घंटा लगता है। तो d किलोमीटर अगर चलेगा, चूंकि यहाँ माइनस में d का टाइम अगर भर देंगे तब प्लस में d का टाइम निकल जाएगा। तो इसीलिए माइनस में d किलोमीटर चलेगा तब समय होगा 7/2 मतलब 3 घंटा 30 मिनट। 7 में 2 से भाग देंगे तो 3 घंटा 30 मिनट मतलब इसका मान हमको निकल गया 3 घंटा 30 मिनट में माइनस में चल रहा है d किलोमीटर। अब देखिए प्लस में d किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो 5 घंटा 15 मिनट दोनों का समय है। तो प्लस में d किलोमीटर चलने में समय लगेगा 5 घंटा 15 मिनट में से घटा लेंगे 3 घंटा 30 मिनट। तो घट के आपको आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 घंटा अगर लेते हैं तो इधर 75 मिनट हो जाएगा। 4 घंटा 75 मिनट में से 3, ऐसे घटाने में आसानी होता है। 4 घंटा 75 मिनट में से 3 घंटा 30 मिनट घटाएंगे तो 1 घंटा 45 मिनट लगा प्लस में d किलोमीटर जाने में। अब सवाल में कहता है तो बताओ 2d किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। प्लस में d चलने में हमको लग रहा है 1 घंटा 45 मिनट। तो प्लस में 2d चलने में कितना समय लगेगा, इसका दुगना, तो 2 से गुना कर लो तो 2 घंटा 90 मिनट। अब इसको ठीक से अगर लिखोगे तो 3 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। 90 मिनट में 1 घंटा 30 मिनट है तो ये हो जाएगा 1 घंटा इसमें इसके साथ जुड़ जाएगा 3 घंटा 30 मिनट उत्तर हो जाएगा। फिर से जरा देखिए नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत d किलोमीटर की दूरी तय करके वापस उसी बिंदु तक 5 घंटे 15 मिनट में पहुंच जाता है। मतलब माइनस में d किलोमीटर जाता है
तो जा गया इधर दुख में तो लौटेगा सुख में। प्लस में d किलोमीटर आता है, दोनों का समय दे दिया 5 घंटा 15 मिनट। अब माइनस का समय थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया कि माइनस में 2d चलने में 7 घंटा लगता है, तो माइनस में d चलने में कितना लगेगा 3 घंटा 30 मिनट। तो माइनस का चाल यहाँ रखे 3 घंटा 30 मिनट, तो प्लस में d किलोमीटर चलने में समय निकल गया, घटा लिए 5 घंटा 15 मिनट में से 3 घंटा 30 मिनट, तो समय आ गया 1 घंटा 45 मिनट। किसके साथ चलने में? प्लस में d किलोमीटर चलने में। प्लस में माने धारा की दिशा में, तो प्लस में माने धारा की दिशा में d किलोमीटर चलने में समय लग गया 1 घंटा 45 मिनट। लेकिन सवाल में बोला कि प्लस में 2d किलोमीटर, प्लस में 2d मतलब d नहीं 2d दुगना चलवाइए। तो प्लस में अगर हम d चलवा रहे हैं तो 1 घंटा 45 मिनट लग रहा है, अगर दुगना चलवाएंगे तो दुगना समय लगेगा। तो जहां 1 घंटा 45 मिनट लग रहा था वहां समय लगेगा 3 घंटा 30 मिनट, और ये आपका राइट आंसर हो गया। तो है ना आसान, d किलोमीटर माइनस में जाना है, d किलोमीटर प्लस में आना है, समय लग रहा है 5 घंटा 15 मिनट। इस d का मान यहाँ दिया हुआ है, 2d का दिया तो d का निकल गया, यहाँ रख देंगे तो प्लस d का मान आ जाएगा, प्लस d का मान आ जाएगा तो उसी को 2 से गुना कर देंगे तो प्लस 2d का मान आ जाएगा। अगले सवाल में आ रहे हैं, आते हैं अगले सवाल में। आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स मतलब वेरी गुड, और इसी तरीके से हम लोगों को डे बाय डे प्रश्नों को बनाते रहना है, खूब अभ्यास करना है, और जहां भी दिक्कत हो तो डाउट को 7858802889 पे भेज देना है, तो वो सारे के सारे सवाल डाउट सेक्शन में आ जाएंगे वीडियो बन के। तो आप अपने डाउट भेजते रहिए और सीखते रहिए। आइए अगले सवाल को पढ़ते हैं कि एक स्टीमर को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है। किस दिशा में? तो धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चलने का मतलब होता है प्लस में चलना, तो प्लस में गया तो लगा टाइम 4 घंटा, जबकि धारा के विपरीत उसी दूरी को तय करने में 5 घंटा लगता है। मतलब माइनस में चला तो कितना समय लगा? 5 घंटा। किस दूरी को तय करने में? उसी दूरी को तय करने में। जो दूरी प्लस में तय कर रहा है 4 घंटा में, वही दूरी माइनस में तय करने में लग रहा है 5 घंटा। दूरी कांस्टेंट हुआ। समय लिखने के बाद आओ दूरी का पता लगाएं, तो 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। ऊपर में टाइम है तो नीचे में स्पीड आ जाएगा 5 और 4। अब सवाल में दिया है यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो हम लोग भी अपने अनुसार धारा का चाल निकालेंगे। तो मेरे अनुसार धारा का चाल हो जाएगा ताल से ताल मिला, चाल से चाल निकालना है। ज्वाइंट स्पीड प्लस का 5 है, ज्वाइंट स्पीड माइनस का 4 है। धारा का चाल निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग, मतलब 5 में से 4 गया तो 1/2। अपने अनुसार, मेरे अनुसार, इस रेशियो के अनुसार धारा का चाल 1/2 है, जबकि सवाल के अनुसार यही है 2। तो 1 रेशियो का मान हो गया 4, 2 दूनी 4। अपना 1/2 सवाल में क्या है? 2 है। अपना 1/2 सवाल में 2 है, तो अपना 1 सवाल में क्या होगा? 4 होगा। अपना 1 सवाल का क्या होगा? 4 होगा। अपना 1 सवाल का क्या होगा? 4 होगा। तो अपना 20 सवाल का क्या होगा? 80 किलोमीटर। सो राइट आंसर इज, दूरी निकालो तो 80 किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर से देखिए, एक स्टीमर को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में, धारा की दिशा में माने प्लस में जाने में 4 घंटा लगता है,
जबकि धारा के विपरीत उसी दूरी को तय करने में 5 घंटा लगता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूरी निकाले। तो आसान है। उसी काम को जाता है प्लस में तो 4 घंटा, आता है माइनस में उसी दूरी को तो 5 घंटा। तो आओ दूरी का पता लगाए। तो 4 5 का एलसीएम 20। तो जाने का स्पीड 5, आने का स्पीड 4, लेकिन यह स्पीड प्लस का है, यह स्पीड माइनस का है। ज्वाइंट स्पीड रहने पर धारा का चाल निकालना, ताल से ताल मिला, चाल से चाल निकालेंगे, दोनों को घटा के 2 से भाग। अपना 1/2 सवाल में 2 है, अपना 1 सवाल का 4 है, तो अपना 20 सवाल का क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर। सो राइट आंसर 80 किलोमीटर। आते हैं अगले सवाल में। तो नाव और धारा में लगभग जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपको वीडियो में अपलोडेड हो गए हैं। चूँकि आज के इस वीडियो में 2 ही सवाल हम कर पाए और उसके बाद क्वेश्चन जो किताबों में हैं तो वो लगभग रिपीटेड है, तो उसको फिर हम डाउट सेक्शन में देखेंगे कि क्या क्या सवाल आप लोग भेज रहे हैं। तो समय बच गया है तो हम एक टॉपिक आपको बता देते हैं जिसका नाम है बहुभुज में विकर्णों की संख्या। सबसे पहला सवाल है कि ये विकर्ण मतलब क्या होता है। तो इंग्लिश में इसको डायगोनल बोलते हैं। और ये डायगोनल क्या होता है विकर्ण? तो चतुर्भुज या इससे अधिक भुजा वाली कोई भी आकृति होगी, जैसे ये 4 भुजा वाली आकृति है तो इसको बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा डायगोनल कहलाती है विकर्ण। शीर्ष से शीर्ष को, जैसे ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण हम खींचे हैं? 2 विकर्ण। चतुर्भुज में कितने विकर्ण हैं? तो 2 विकर्ण होंगे। उसी टाइप से आपसे पूछ देगा कि बताओ पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे? पेंटागन में, पंचभुज माने 5 भुजा वाला या पेंटागन, कितने विकर्ण होंगे? इसमें भी देखिए शीर्ष से शीर्ष को मिलाइए, 1 2 3 4 5, मतलब पंचभुज में कितने विकर्ण हो गए? तो 5। तो अब आप समझ गए कि विकर्ण किसको बोलते हैं। शीर्ष से शीर्ष को मिलाना है। शीर्ष से, जैसे त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होगा। त्रिभुज में विकर्ण होगा नहीं, 0 विकर्ण। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शीर्ष से शीर्ष को आप मिलाइए तो ये तो भुजा है। अब आप शीर्ष से भुजा को मिला सकते हैं, शीर्ष से शीर्ष को मिलाने का कोई उपाय नहीं है अंदर अंदर। तो जब उपाय ही नहीं है तो त्रिभुज में विकर्ण होगा तो नहीं, विकर्ण होगा तो नो। चतुर्भुज में विकर्ण होगा तो हाँ होगा। कितने विकर्ण होंगे? तो 2 विकर्ण। कैसे? एगो शीर्ष से एगो शीर्ष को मिलाए तो 1 विकर्ण, फिर इससे इसको मिलाए तो दूसरा विकर्ण, तो कुल 2 विकर्ण होगा। पंचभुज में विकर्ण होगा तो हाँ होगा, मतलब चतुर्भुज से शुरू हो गया, चतुर्भुज से शुरू हो गया। और इसके बाद जितनी भी आकृति मिलेगी, पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज, सब में कितने विकर्ण होंगे हम लोग चित्रों के माध्यम से भी बना सकते हैं, या अभी हम एक फार्मूला बताएंगे, और अगर फार्मूला भी भूल जाइएगा तो और उपाय बताएंगे। इसके जरिए भी हम लोग विकर्ण निकाल सकते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे ये खष्टभुज है तो खष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे? खष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे? तो देखिए पहले एगो मिलाए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। खष्टभुज में कितने विकर्ण हो गए? 9 विकर्ण। तो अगर बहुत बड़ा दे दिया तब तो आप खींचते खींचते इसी में कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसलिए किताबों में भी आपको एक फार्मूला मिलेगा, विकर्ण की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3/2। ये एक फार्मूला है जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या, n बराबर भुजाओं की संख्या, राइट। जैसे अभी हम त्रिभुज का डालेंगे, 3 भुजा डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। जैसे त्रिभुज, इसमें n बराबर 3 है, 3 भुजा है, तो फार्मूला पर डालेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्ण की संख्या। तो फार्मूला पर डालिए 3 गुने 3 माइनस 3/2, 3 गुने 0/2, 0/2 माने 0। आया? नहीं आया। चतुर्भुज डालिए, चतुर्भुज माने n बराबर 4, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे? 4 गुने 4 में से 3 गया तो 1 और बटा में 2, तो 2 विकर्ण। देखिए चतुर्भुज में कितने विकर्ण? 2 विकर्ण। पंचभुज दे दिया 2 3 4 5, n बराबर कितना? 5। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा? तो 5 गुना 5 में से 3 घटाएंगे तो 2/2, कितना आया? 5। कितना विकर्ण? 5। खष्टभुज 1 2 3 4 5 6, खष्टभुज n बराबर 6, कितना विकर्ण? 6 गुने 6 में से 3 घटाएंगे तो 3/2, 9। कितना आया? 9। तो यह आपको याद रखना होगा, n इंटू n माइनस 3/2। तो इससे आप कितना भी बड़ा आकृति हो तो उसके विकर्ण को आप निकाल सकते हैं। अब सवाल ये आता है, n इंटू n माइनस 3 2 1 ऐसा वाला बहुत फार्मूला आपको कंपटीशन में मिलता है। अब आप हमसे पूछिएगा कि सर अगर परीक्षा में कंफ्यूज हो गए, ये बटा में 2 के जगह 3 डला गया, वो भी ऑप्शन में आ गया, 3 के जगह 2 डला गया, वो भी ऑप्शन में आ गया, फार्मूला भूल गए, तब क्या करेंगे? तब कोई उपाय है? तब तो फंस जाएंगे, तब तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और ऐसे अगर बनाना पड़ेगा और बड़ा आकृति दे दिया तब भी फंस जाएंगे। तो आइए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, जिस टेक्निक पर अगर फार्मूला हम भूल गए फिर भी नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। तो आइए हम आपको अब टेक्निक बताते हैं। तो अभी जब पढ़े तो विकर्ण शुरू होता है चतुर्भुज से, ये केवल आपको याद रहना चाहिए। चतुर्भुज से विकर्ण शुरू होता है और ये डायगोनल का नंबर कितना होता है? 2। चतुर्भुज से विकर्ण शुरू होता है, त्रिभुज में विकर्ण होता है? तो नहीं, चतुर्भुज में विकर्ण होता है। और कितना विकर्ण होता है? तो 2 विकर्ण होता है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। अब आपको पूछ दिया कि बताओ कि खष्टभुज में कितना? हमको तो केवल एक ही चीज याद है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। अगर भूल भी गए तो परीक्षा में हम एक चित्र बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ये इजी भी है, आपको याद भी रहता होगा। और अगर भूल भी गए तब भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण तो याद हो ही जाएगा। फिगर बनाएंगे तो 2 विकर्ण पता चल जाएगा, क्योंकि विकर्ण का मतलब होता है शीर्ष से शीर्ष को मिलाना। तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण। अब आपको पूछ दिया कि आप बताओ भाई अष्टभुज में कितने विकर्ण? अष्टभुज में तो अभी आप फार्मूला लिखे हो, अभी हम आपको टेक्निक बताते हैं। फार्मूला अभी तो चूंकि तुरंत लिखे हो तो याद ही होगा।
अष्टभुज पूछा है तो आपको बताए हम n इंटू एन माइनस 3 बटा 2, तो 8, 8 में से 3 गया तो 5 बटा 2 मतलब कितने विकर्ण होंगे? 20 विकर्ण। अष्टभुज में फार्मूला से निकाले तो कितना विकर्ण आया? 20 विकर्ण। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर फार्मूला भूल गए एग्जाम में तब तो हम फंस जाएंगे। इसी का उपाय बताने के लिए यहाँ ये इसलिए बताए हैं ताकि आप एक्यूरेट रहिए कि जो हम टेक्निक बताने जा रहे हैं वहाँ पर 20 विकर्ण आ रहा है कि नहीं। यही इसीलिए फार्मूला पर आपको लिख दिए कि अष्टभुज का, मान लीजिए कि आपको पूछ दिया सवाल कि अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो आपको शुरू करना है अपना जो याद है। याद क्या है? तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। अब देखो यहाँ, अब अपना स्टाइल शुरू, अपना स्टाइल शुरू। अब यहाँ से अब देखो कैसे उत्तर आ जाएगा। इससे ही कितना कम है बउआ? तो 2। इससे ही कितना कम है बउआ? तो 2। तो यहां भी इससे 2 कम लिख दो। ताली नहीं बजाइएगा, चूंकि उत्तर आता है तो ये टेक्निक है, ताली नहीं बजाइए, केवल ध्यान से सीखिए। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो इससे ये कितना कम है? तो 2। इससे ये 2 कम है। उसी प्रकार अष्टभुज से 2 कम लिख दिए 6, और बीच में 2 से 6 तक का गिनती लिख दीजिए 3, 4, 5। 2 के बाद क्या आएगा? 3, 4, 5 और इसको जोड़ दीजिए 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20। अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे? तो 20। ये आपका अपना टेक्निक हो गया। चतुर्भुज का विकर्ण आपको मालूम है कितने होंगे? तो 2। लिखना है किसका? अष्टभुज का। तो जैसे यहाँ पर 2 कम लिखा हुआ है वैसे ही अष्टभुज में भी क्या करेंगे? 2 कम लिख देंगे 6। यहाँ पर 2 जय भुजा का लिख रहे हैं, उससे 2 कम लिख देंगे और बीच में गिनती से भर देंगे 3, 4, 5। सबको जोड़ लेंगे, वही अष्टभुज में विकर्णों की संख्या निकल जाएगी। एक और सवाल आपको बताते हैं। तो अब सवाल है कि 10 भुज में कितने विकर्ण होते हैं? फार्मूला नहीं है याद हमको, केवल हमको यही याद है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं और लिखना है हमको 10 भुज का। तो जैसे चतुर्भुज से ये 2 कम, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 10 भुज से 2 कम है, यहाँ 8 लिख देंगे। और क्या सिखाएं? सबको जोड़ देना है, बीच में भर लीजिए 3, 4, 5, 6, 7। जोड़िए 8 और 7 15, 15, 5 20, 6 26, 4 30, 3 33, 2 35। हो गया उत्तर। अब मान लीजिए कि आपको चेक करना है, चूंकि अभी आप फार्मूला लिखे हो, तो 10 भुज में विकर्णों की संख्या, फार्मूला क्या है? n इंटू एन माइनस 3 बटा में 2। तो 10 गुना 10 में से 3 गया 7 बटा में 2, कितना आया? 35। डायगोनल्स 35। तो अपने यहाँ हर चीज का उपाय है, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है। हर चीज का जैसे जैसे जिस सेक्टर में जाएंगे, चूंकि आज समय थोड़ा बच गया था तो आपको हम देखें कि कुछ सिखा देते हैं। समय बर्बाद करना बेहतर से समय का सदुपयोग करना अच्छा होता है। तो हम आज आपको सिखाए कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर फार्मूला न भी रहे तब भी हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। केवल चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, जैसे यहाँ का गैप 2 है, जो पूछा उसका गैप लिख देंगे और बीच में गिनती से भर देंगे, जोड़ देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ विकर्ण। तो कल से अब नए चैप्टर की शुरुआत होगी।
कल से अब नए चैप्टर की शुरुआत होगी। नाव और धारा का पूरा वीडियो आपको आज जब मिलेगा तो सारे वीडियो आप एक साथ बैठ के अच्छे से देखिए, प्रश्नों को की कॉपी पर लिखिए और खूब अभ्यास करिए, किताबों को बनाइए। और अगर डाउट होता है तो आप 7858802889 पर भेजिए। और हमेशा याद रखिए, ये हमारा परिवार है, आपका परिवार है, जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर। आप और हम जब जुड़े हैं तो इतिहास रच कर ही मानेंगे। डे बाय डे जैसा हमारा कमिटमेंट है और आपका प्यार है, तो डे बाय डे वीडियो बनेगा, वीडियो अपलोड होगा। आपको देखते रहना है, अभ्यास करना है। पूरे के पूरे वीडियो में जितनी भी जानकारी आपको मिलती है, जो बातें हम लिखते हैं, सबको अभ्यास करिए। और वह समय दूर नहीं जब मैथ आपके लिए एकदम चुटकी बजाओ का काम हो जाएगा। अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए, कहीं कोई फार्मूला का उपयोग नहीं किए, आगे भी नहीं करेंगे। केवल आप वीडियो पूरा का पूरा देखते रहिए, सफलता सुनिश्चित होगी। और अपने आप को अपडेट करते रहिए। जो भी क्वेश्चन फंसता हो आप यहाँ भेजिए, उसका उत्तर मिलेगा। ऐसा कोई जिला नहीं जो यहाँ से हिला नहीं, बात समझो। ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जो बिना टेक्निक के हम उसको छोड़ दें। XYZ ये सब ना चलेगा। आप कुछ भी भेजिए, सारे के सारे सवालों का जवाब अपने ही स्टाइल में मिलेगा, जो आपका हमारा मेथड है। कोई टेंशन नहीं पालना है कि मैथ भारी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ को एंजॉय करना है और इसी के लिए ये चैनल बना है जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर। तो बहुत रात हो गई है, तो आप सब लोग के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप खुश रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए, बुलंदी के साथ पढ़िए। अब तो मौसम भी साफ हो गया, बुलंदी के साथ पढ़िए, पूरी ताकत लगा दीजिए कि 2023 आपका हो। तो इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे अपने चैनल पर नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए मैथ्स मतलब पवन सर। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।